हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद सर यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ये है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बार मैग्नेट अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसकी वजह से कितना टॉर्क डेवलप होगा। और दूसरा टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है कि हमें ये बताना है कि बार मैग्नेट किस तरीके से सोलेनॉइड के तरह बिहेव करता है, या हम सिंपली ये बोले कि सोलेनॉइड और बार मैग्नेट में क्या सिमिलरिटी है, तो उसको देखेंगे हम लोग। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं इस पूरे दोनों टॉपिक को। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैंने यहाँ पे पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड बनाया है जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, और उसमें ये बार मैग्नेट हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। अब इस बार मैग्नेट को हम ऐसे ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि इसमें ढेर सारे लूप्स हैं इनके, जिसमें कि अलग अलग लूप के द्वारा अलग अलग जो है टॉर्क आएगा। तो गैल्वेनोमीटर वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है और उसमें एक सिंगल करंट कैरिंग लूप ऐसे रखा हुआ है जिसका एरिया ए है और इसमें करंट ऐसे आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे जो टॉर्क आता था वो आता था कितना, आई ए बी साइन थीटा। इसी टॉपिक को बेस बनाते हुए हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं। तो एक सिंगल करंट लूप जो इसमें होगा उसकी वजह से टॉर्क कितना आएगा, आई ए बी साइन थीटा, जिसमें कि आई करंट है, ए एरिया ऑफ द लूप है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा वो एंगल है जो कि इस लूप का परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में बनाएंगे। ठीक है, तो ये जब लूप रोटेट करेगा तो थीटा भी चेंज होगा। तो अगर इस पूरे बार मैग्नेट को हम ये मान ले कि इसमें एन नंबर ऑफ करंट लूप्स हैं, तो इसमें टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, बस इसी एक्सप्रेशन को एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एन आई ए बी साइन थीटा। और हमें यह पता है कि एन आई ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो अगले एक्सप्रेशन में हम टाउ को क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म में जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर आपको याद हो तो अगर कोई डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम बात करें, अगर वो भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता था ऐसे, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होता था, यहाँ माइनस क्यू, तो इसके ऊपर क्यू ई फोर्स लगता था पीछे की तरफ, इसके ऊपर क्यू ई आगे की तरफ, तो इसकी वजह से जो टॉर्क आता था वो कितना आता था, पी ई साइन थीटा। तो इसको भी हम लोग ये देख सकते हैं, ये मैग्नेट के केस में आया है और ये किसके केस में आया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल केस में। तो दोनों में सिमिलरिटी यही है कि ये एम बी साइन थीटा है और ये पी ई साइन थीटा। तो एम की जगह किसने ले लिया, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिसिटी का, और एम है डाइपोल मोमेंट मैग्नेट का, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का केस था, और बी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये सिमिलरिटी आपको याद रहनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है दोनों एक जैसा दिखता है। ठीक है, एम की जगह पी, बी की जगह ई। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये डाइपोल, ये टॉर्क जो हमें मिलेगा वो मैक्सिमम कब होगा, तो टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब ये साइन थीटा मैक्सिमम हो। ये साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री। तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, साइन थीटा 1 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो साइन थीटा अगर 1 हो गया तो टाउ मैक्स इक्वल हो जाएगा एम बी इंटू 1, तो यहाँ से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी टाउ मैक्स बाई बी। और इस फॉर्मूले से हम लोग m की वैल्यू निकाल सकते हैं, हालांकि m की वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, I इंटू ए। इस फॉर्मूले से m की वैल्यू कितनी यूनिट आती थी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले से भी वही आना चाहिए। टाउ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, और b का यूनिट क्या होता है, न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे आपको वही यूनिट दिख रहा है जो यहाँ पे मिला है, और यहाँ मैंने ये चीज लिखा भी है कि m इज इक्वल टू आई ए से भी हमें ये यूनिट मिलेगा, क्योंकि I यहाँ पे करंट है तो उसका यूनिट हो गया एम्पियर, ए एरिया है तो उसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मिलेगा वो क्या मिलेगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगला जो टॉपिक हमारा ये है यहाँ पे कि हमें ये शो करना है कि बार मैग्नेट इक्विवेलेंट है किसका, करंट कैरिंग सोलेनॉइड का, या करंट कैरिंग सोलेनॉइड सेम वे में बिहेव करेगा जैसे बार मैग्नेट बिहेव करता है। तो इसको क्या प्रूफ करके हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। अगर हम ये शो कर दे कि बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वही सोलेनॉइड की वजह से भी आ रहा है, तो हम ये प्रूफ करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे कि ये दोनों सेम चीज है। तो कुछ चीजें हमें पहले जाननी पड़ेंगी कि कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि अगर किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड को हवा में एक लंबे धागे से सस्पेंड किया जाए तो वो थोड़ी देर के बाद अपना पोजीशन ऐसे ओरिएंट करेगा जैसे कि वो नॉर्थ साउथ में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में है। जैसे अगर हम किसी बार मैग्नेट को भी हवा में अगर लटकाएं तो वो भी अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ओरिएंट कर लेता है।
तो वैसे ही अगर हम करंट कैरिंग सोलेनॉइड को भी हवा में सस्पेंड करते हैं तो वो अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ओरिएंट करेगा। दूसरा चीज हमें ये जानना है कि अगर किसी लूप में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो उस साइड कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। तो अगर सोलेनॉइड ऐसे बना हुआ है और इस एंड में यहां पे करंट ऐसे जा रहा है और यहां पे करंट, तो इस चीज को अगर हम इधर से देखेंगे सामने से तो या तो ये ऐसा दिखेगा या तो ऐसा दिखेगा। तो इससे हमें ये डिटरमाइन करने में पता चलेगा कि इधर नॉर्थ बन रहा है या साउथ बन रहा है, या इधर नॉर्थ बन रहा है या साउथ बन रहा है। तो हम लूप के सामने खड़े होकर उसमें डायरेक्शन पता करेंगे, और डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो उधर नॉर्थ पोल बनेगा, और डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज हुआ तो उधर कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल। ठीक है, तो ये आपको बेसिक चीज बताना चाहिए कि सोलेनॉइड का एक एंड नॉर्थ बनाएगा और दूसरा एंड साउथ बनाएगा, क्योंकि बार मैग्नेट में भी तो यही चीज होता है कि एक एंड क्या होगा? नॉर्थ, और एक एंड क्या होगा? साउथ। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो अगर हमें बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बीच में रिसेम्बलेंस दिखाना है, मतलब सिमिलरिटी दिखाना है, तो हमें ये शो करना पड़ेगा या हमें ये मानना पड़ेगा कि बार मैग्नेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड की तरह तभी बिहेव करेगा जब बार मैग्नेट के द्वारा निकाला गया मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट के द्वारा निकाला गया जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग एक्सिस पे जब निकालते थे तो कितना आता था? μ0/4π × 2m/r³। अगर इतना ही मैग्नेटिक फील्ड हम सोलेनॉइड में भी निकाल दे तो हमें ये प्रूफ हो जाएगा कि बार मैग्नेट सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। तो इस मैथमेटिकल प्रूफ को चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि अगर हम एक्सियल फील्ड निकालते हैं फाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से, और ये डेमोन्स्ट्रेट कर दे कि लार्ज डिस्टेंस पे जो एक्सियल फील्ड आएगा वो बार मैग्नेट की तरफ होगा, तो हमारा जो प्रूफ है वो पूरा हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक सोलेनॉइड लिया है जिसका लेंथ 2L है, और इसके एक्सिस से एक r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, जहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाले और वो मैग्नेटिक फील्ड अगर इतना आ जाए तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो हम इस फॉर्मूले को निकालते समय ये मान के चलेंगे कि r की वैल्यू 2L से काफी बड़ी है, और ये सोलेनॉइड में जो हर लूप बन रहा है उसका भी एक रेडियस होगा, तो उसको हम मान लेते हैं स्मॉल a, और स्मॉल a भी काफी छोटा होगा r के कंपेरिजन। मतलब बेसिकली ये L और a को हम इग्नोर कर सकते हैं फॉर्मूले में r के कंपेरिजन में। तो जब इग्नोर करने की स्टेप आएंगे तो हम वहां पे इग्नोर करेंगे उसको। ठीक है, तो चलिए पहले हम यहाँ पे एक सिंगल लूप लेंगे इस सोलेनॉइड में dx थिकनेस का, और उस dx थिकनेस की वजह से इस P पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और फिर इस छोटे से एलिमेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको -L से +L के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे, और फिर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा इस सोलेनॉइड की वजह से। तो इस सोलेनॉइड में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है, और हर एक इस सोलेनॉइड में जो यूनिट लेंथ में टर्न है उसकी संख्या है n। तो ds थिकनेस में जो टर्न्स होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? n × dx। तो इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस लूप की वजह से, तो इसके लिए मैंने बताया था बियॉट-सेवर्ट लॉ में कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है ऐसे, जिसमें कि अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है और ये a रेडियस में है और r डिस्टेंस ये है और ये x है, तो इस पॉइंट P पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, उसकी वैल्यू इतनी आती थी, ये जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, μ0/4π 2πn dx ia² / a² + r - x², एंड ये पूरा ब्रैकेट में होगा पावर रेज टू 3/2। तो इस चीज को हम लोगों ने किसके लिए लिखा? इस छोटे से सर्कुलर करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए। तो इस सर्कुलर करंट कैरिंग एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा μ0/4π 2πn dx ia² अपॉन दिस। अब अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम इसी dB को इंटीग्रेट कर देंगे -L से +L के बीच में। तो यहाँ मैंने इंटीग्रेट किया तो एक तरफ मुझे B मिला, और इंटीग्रेशन में यहाँ -L से +L इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन में जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये चीज पूरी कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, a² कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया हम लोगों ने। अंदर क्या बचा? dx और a² + r - a² पावर 3/2। और इसमें अगर हम ये जंक्शन लगाए कि r काफी बड़ा है a से और r 2L से भी काफी बड़ा है, तो इसमें a² इग्नोर हो जाएगा, x² इग्नोर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल r² होल टू द पावर 3/2। तो इसमें 2 कट गया, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना बचेगा? r³ बेसिकली। तो ये डिनोमिनेटर रेड्यूस हो जाएगा कितने में? r³ में।
और आर जो है एक बार अगर ये हमने पॉइंट फिक्स कर दिया तो आर भी फिक्स हो जाएगा। तो आर अगर फिक्स हो गया तो उसको भी बाहर निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में बचेगा केवल क्या, dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। अब x को हम लोअर लिमिट -l से +l तक इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब वैल्यू पुट के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट, तो l आया, फिर -l लगाया, फिर माइनस ऑफ l पुट के l माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2l आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2l इसमें आएगा यहाँ पे, उसमें से जो l है उसको हम इस 2 और n के साथ लिख देंगे। μ0/4 को अलग किए हुए हैं, n इंटू 2l ये हो गया, i यहाँ पे करंट अलग हो गया, और पाई को a² के साथ कर दिए, नीचे r3। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो n इंटू 2l है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 2l लेंथ में, क्योंकि इसमें यहां से लेकर यहां तक टोटल टर्न्स कितना होगा, लेंथ है 2l और यूनिट लेंथ में कितना टर्न है l n, तो ये 2l इंटू n लिखे या n इंटू 2l लिखे, बात सेम है। दूसरा i करंट है और ये पाई a² क्या होगा, इस लूप का एरिया। तो बेसिकली ये क्या बनना है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, NIA। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन बना है n इंटू 2l i इंटू पाई a², इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m। तो ये हो जाएगा μ0/4 m/r3, और ये 2 बचा है उसको आगे कर देंगे। तो अभी मैंने यहाँ बताया था कि बार मैग्नेट की वजह से जो उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है μ0/4 2m/r3। और यहाँ पे अब हमें सोलेनॉइड में भी दिख रहा है कि वही फॉर्मूला आ रहा है। तो सोलेनॉइड में अगर वही फॉर्मूला आ रहा है जो बार मैग्नेट में आ रहा है, इसका मतलब दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दोनों अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जो प्रोड्यूस करेंगे वो सेम होगा। तो इस तरीके से हम लोग ने ये प्रूफ किया कि बार मैग्नेट जो है करंट कैरिंग सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।